करते हैं। नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेजर समझाया था। अकाउंटिंग प्रोसेस का सेकंड पार्ट होता है क्लासिफिकेशन, और उसके अंदर हमने लेजर के बारे में कुछ हल्की चीजें समझी थी। लेजर को करने से पहले आपको जर्नल आना चाहिए, और हमने जर्नल लगभग कंप्लीट कर लिया है। जर्नल की प्रैक्टिस के साथ ही हम लेजर को स्टार्ट करेंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी के किताब का प्रश्न है ये। और इस प्रश्न को हम जर्नल और लेजर दोनों बनाएंगे। जैसा कि आपका प्रश्न है, प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित लेन देनों से रोज नामचा, रोज नामचा मतलब होता है जर्नल, इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल और हिंदी में कहते हैं रोज नामचा। ठीक है, तो जनरली हम उसको जर्नल ही लिखते हैं। प्रविष्टियां करें व खतौनी कीजिए। खतौनी को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, हमको जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इस सवाल को स्टार्ट करेंगे। कैसे करना है आपको, इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे जर्नल। फॉर्मेट बना हमारा जर्नल का। ठीक है, देखो जर्नल के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला कॉलम होता है डेट। हालांकि आपको पहले से पता है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। पहला कॉलम डेट, दूसरा होता है हमारा पर्टिकुलर्स, दूसरा होगा हमारा पर्टिकुलर्स। फिर आता है अमाउंट। अमाउंट के हमेशा दो कॉलम कीजिएगा, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक, हाँ, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। डी आर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, सी आर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। हमने यहाँ लिखा डेट पर्टिकुलर्स। हमेशा जर्नल को आप इस फॉर्मेट में ही सॉल्व करोगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, रोकड़ 1,50,000, माल 50,000 से व्यापार प्रारंभ किया। वी आर स्टार्टिंग अवर बिजनेस फ्रॉम कैश एंड स्टॉक। कैश और स्टॉक से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। कैश है हमारे पास 1,50,000, स्टॉक है हमारे पास 50,000। तो जब भी हम बिजनेस प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एक एडिशनल अकाउंट ओपन हो जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन होता है जिसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे। हमारे यहाँ पे तीन अकाउंट इफेक्ट हो गए, कैश, स्टॉक और कैपिटल। कैश रियल अकाउंट है, स्टॉक रियल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर 1, 2017। आप एंट्री करोगे, लिखोगे यहाँ पे 2017 नवंबर 1। एंट्री हो गई आपकी। एंट्री करोगे आप यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा यही एंट्री होती है। जो आइटम्स आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं उन्हें डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। जस्ट हमने 1,50,000 का कैश था, 50,000 की कैपिटल थी, तो आप यहाँ लिखोगे 1,50,000, 50,000 की कैपिटल, सॉरी स्टॉक, और टोटल हो गया 2,00,000। अब इसके नीचे आप नरेशन लिखोगे, नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नरेशन का मतलब होता है व्याख्या, हिंदी में इसको व्याख्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो आप। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। ठीक है, अब आपको यहां तक लाइन खींचना है। पहले हमने समझाया था, एक बार फिर बता देते हैं कि जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, आपको केवल पर्टिकुलर में लाइन खींच के इसको बंद करना है, अगला ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे।
समझ में आया ये कैसे करना है? रानी जी, सारिका जी, सुमन जी, व्रतिका जी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्या आप इसको समझ पाए हो? यस या नो? नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन समझ में आ गया रानी जी? जो नया स्टूडेंट है सुमन जी, क्योंकि बाकी लोगों ने तो इसको समझा है, पहले प्रैक्टिस काफी किया है, आप नए हो, आपको समझ में आया है ये? यस या नो? यस ओके बेटा, यस सर। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन, यस सर। हरीश से माल खरीदा। देखो मैं बता देता हूं, जब भी हम माल खरीदते हैं, माल खरीदने पर हमारा अकाउंट इफेक्ट होता है परचेज। जब भी आप माल खरीदोगे तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? परचेज। अब मेरा आपसे प्रश्न है, यदि आपने बेचा होगा तो कौन सा अकाउंट होगा? यदि आप बेच रहे हो तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सारिका जी, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? When we are purchasing the goods, then our effecting is purchase account. Same, when we are selling the goods, then which account is affected? Yes, बोलिए रतिका जी, which account is affecting when we are selling the goods? जब हम माल बेच रहे हैं उस टाइम हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? जब हम खरीदते हैं तब परचेज हो रहा है, तो बेचने के टाइम कौन सा होगा? सेल्स। बहुत सेल्स। वेरी नाइस। That time our account will be affecting is sales account. Is it clear? Second point, परचेज अकाउंट आपके लिए रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता है। अब हमारा ट्रांजैक्शन है हरीश से माल खरीदा, तो पहला अकाउंट तो हो गया परचेज, सेकंड अकाउंट होगा हरीश, ठीक है। अब मुझे बताओ हरीश कैसा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? विच नेचर ऑफ हरीश? पर्सनल। वेरी नाइस, पर्सनल अकाउंट। बेटा आपको पर्सनल के नियम हमने बताए थे, रियल के नियम बताया था। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। सेम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो डेबिट विच कम्स इन, सॉरी, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो मुझे यहाँ बताओ, हरीश पर्सनल है और दूसरा है आपका परचेज। परचेज यानी माल आ रहा है या जा रहा है? परचेज में माल आ रहा है या जा रहा है? हाँ, परचेज में माल आ रहा है या जा रहा है? बोलो। आ रहा है। माल आ रहा है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करेंगे। डेट है आपका 3 नवंबर, नवंबर 3, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। अब हरीश की बात करते हैं। हरीश आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल मीन्स जो पाने वाला उसे डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। मुझे बताओ हरीश पाने वाला है, देने वाला है? हमने माल खरीदा है तो हरीश पाने वाला है या देने वाला है? बोलिए बेटा, हरीश पाने वाला है या देने वाला है? हरीश देने वाला है, क्योंकि हमने हरीश से माल खरीदा ना, तो हरीश देने वाला है। हम एंट्री करेंगे टू हरीश, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। अमाउंट होगा आपका, वैल्यू है आपके पास 30,000, 30,000। आप वैल्यू लिखोगे 30,000। नेक्स्ट आप नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरीश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरीश, ठीक है। नेक्स्ट अगला एंट्री करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं। आपको आगे लिखा नकद माल बेचा। नकद माल बेचा मतलब बेचा है तो एक तो अकाउंट होगा सेल्स और एक होगा कैश। बेच रहे हैं ना तो सेल्स आएगा, और दूसरा नकद बेचा है इसलिए कैश। दोनों ही हमारे लिए रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स होता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। अब मुझे बताओ कैश आ रही है या जा रही है? व्हेन वी आर सेलिंग द गुड्स देन कैश इज रिसीविंग। कैश आ रही है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब भी हम माल बेचते हैं तो कैश आती है, ठीक है। तो हमारी एंट्री होगी नवंबर 5। मैं यहाँ फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। नवंबर 5
एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश आ रही है और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हमको डेबिट करना है। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट है हमारा सेल्स। सेल्स यानी माल जा रहा है और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। 12,000 से हमारा ये वैल्यू होगा। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, उससे पहले हम इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग, बेटा नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। गुड्स सोल्ड, देखो नरेशन में हमेशा सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। जहाँ जैसे जनरली ज़्यादा इंग्लिश के रूल्स नहीं लगते हैं, बट फिर भी याद रखिएगा जब भी आप नरेशन लिखो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, ठीक है। सेकंड थर्ड कोई भी लगती है, सेकंड फॉर्म ज़्यादातर लगती है। नेक्स्ट आगे आता है नकद फर्नीचर खरीदा। देखो आपने माल खरीदा है, ध्यान रखिएगा, माल खरीदा है तो आपके लिए परचेज यूज करना है। माल खरीदा है तो परचेज यूज करना, बाकी कुछ भी खरीदा है तो उनके नाम से लिखा जाएगा। बाकी आप कुछ भी खरीद रहे हो तो उनको उनके नाम से लिखना है। इज इट क्लियर? मीन्स हियर वी आर परचेजिंग द फर्नीचर, सो अवर फर्स्ट अकाउंट इज फर्नीचर अकाउंट। हमारा पहला अकाउंट कौन सा होगा? फर्नीचर। दूसरा, नकद खरीदा है तो कैश। अब दोनों ही रियल अकाउंट होते हैं, फर्नीचर भी रियल है और कैश भी रियल है। रियल का रूल्स हमको पता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। प्रश्न हमारे सामने आता है फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है। सेम क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चंस, फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? हाँ, आ रहा है। वेरी नाइस। और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट डेबिट डेबिट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो हम एंट्री करेंगे नवंबर 7, नवंबर 7, नवंबर 7 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा तो कैश जाएगी, कॉमन सेंस है ये तो। 5,000। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट कर लेते हैं। नरेशन में लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन समझते हैं। हरीश को नकद भुगतान किया, तो पहला अकाउंट तो हरीश, दूसरा आ गया कैश। हरीश को भुगतान किया है तो फर्स्ट अकाउंट हो गया हमारा हरीश, सेकंड अकाउंट हो गया कैश। अब मुझे बताओ हरीश पाने वाला है या देने वाला है? हमने हरीश को नकद भुगतान किया है तो हरीश पाने वाला होगा या देने वाला होगा? देने वाला। हाँ पाने वाला ना, वी आर पेड टू पाने हरीश। वाला। बहुत बढ़िया। तो पाने वाले को क्या करते हो, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डेट है आपकी 10 तारीख है, 10 है ना, 10 नवंबर को हम एंट्री करेंगे हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश जा रही है अपने यहाँ से, कैश जाने वाला। जा रही है। लिखेंगे हम बीइंग कैश पेड टू हरीश, ठीक है। अब हमने हरीश को कितना पैसा दिया है, तो अमाउंट है उसका 15,000। हरीश का कितना अमाउंट है? 15,000। हमने हरीश को पैसा दिया है 15,000। इज इट क्लियर? हाँ समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट Yes, लिखा sir. है विविध व्यय का भुगतान किया। विविध व्यय को बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेज। देखो आपको याद है ना, 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल में हम सारे एक्सपेंसेज और इनकम लिखते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है समस्त खर्च डेबिट करो, समस्त आय क्रेडिट करो। ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट।
बिल्कुल नाम से क्लियर है, सन्ड्री एक्सपेंसेज, सो इट इज अवर डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज मतलब आपको डेबिट करना है। और भुगतान किया, मुझे बताओ बेटा भुगतान के अंदर आप क्या दोगे? किसी भी खर्चे का भुगतान किससे करते हैं? हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस में क्या दिया होगा? जैसे मैं आपको लिख देता हूं, ये वर्ड आ जाता है भुगतान, चुकाया, दिया। इसके अंदर एक ही वर्ड इफेक्ट होता है, वो होता है कैश। तो नाउ वी आर पेड द या पेइंग द सन्ड्री एक्सपेंसेस, सो अवर अकाउंट इफेक्टेड इज सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड कैश। दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक तो हो गया सन्ड्री एक्सपेंसेस का और एक हो गया कैश का। डेट है हमारी 13 नवंबर। एंट्री करेंगे हम नवंबर 13, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। देखिएगा, तो हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड कर लिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस इज अवर नॉमिनल अकाउंट एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, सो सन्ड्री एक्सपेंसेस इज डेबिट। एंड टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश जा रही है। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। हमने 200 रुपए का पेमेंट किया है, 200 रुपए लिखा हमने यहाँ पे। नरेशन में लिखोगे बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। नवंबर 15 नवंबर, नकद बिक्री। नकद बिक्री, बिक्री का मतलब होता है सेल्स, माल बेचना। बिक्री का मतलब होता है माल बेचना। मैं लिख देता हूं, बिक्री, बिक्री का मतलब होता है माल बेचना। और माल बेचा मतलब हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो गया? सेल्स। और नकद बेचा है तो कैश। तो इसकी क्या एंट्री करोगे आप? मुझे एंट्री बता सकते हो क्या? प्रयास करो बेटा, चाहे वो सही हो गलत हो बात की बात है। आप इससे रिलेटेड एंट्री क्या करोगे? आप मुझे बता सकते हो क्या एंट्री हो सकती है? किसको डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे? बोलो, हाँ फटाफट रिप्लाई दो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटा प्रयास कीजिए, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ये पहले ही बता देता हूँ। आपने माल बेचा है 15,000 का, तो आप वैल्यू लिखोगे 15,000। नरेशन में लिखाओगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट नवंबर 18, अगला ट्रांजैक्शन देखोगे, बैंक खाते में जमा कराए। आपने बैंक में पैसा जमा कराया है। बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। और पर्सनल का मतलब हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, बैंक पाने वाली है। तो हम एंट्री करेंगे 18 नवंबर को, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक पाने वाली हो गई। टू, क्या जमा कराया है? कैश। जब हम यहाँ से कैश दे रहे हैं, हम यहाँ से कैश दे रहे हैं, तो अपने यहाँ से कैश जा रही है। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। 5,000 एंट्री करेंगे हम। एंट्री हो जाएगी 5,000 से। तो एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। इज इट क्लियर? नरेशन में लिखोगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आया समझ में? समझ में आया नहीं आया? अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली। जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, पर्सनल यूज के लिए, तो उसके टाइम हम एक अकाउंट इफेक्ट करते हैं जिसको लिखते हैं ड्राइंग। जैसे ही आपका पर्सनल यूज के लिए कोई अकाउंट पैसा निकालोगे, आप अकाउंट इफेक्ट करोगे ड्राइंग। और 20 नवंबर को एंट्री होगी हमारी नवंबर 20, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
कैश कि पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला आपने, जो वस्तु निकाली है उसी को आप डेबिट करोगे, तो एंट्री करोगे कैश ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने यहाँ 1000 रुपये निकाला है तो 1000 रुपये से एंट्री आ जाएगी। नरेशन में लिखोगे बीइंग कैश विथड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ब्रिंग यानी लाना, तो कैश विड्रॉ फ्रॉम या कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया है। इज इट क्लियर? समझ में आया ये एंट्री? बेटा नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट अगली एंट्री है हरीश को अंतिम भुगतान किया। देखिए हरीश को आपने माल बेचा था। सबसे पहले हरीश की बात समझते हैं, थोड़ी सी हरीश वाला सिस्टम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो पहला पॉइंट आता है हरीश को आपने माल बेचा था, तो हरीश आपके कितना पैसा मांग रहा था? 30,000, ये वाला। हमने उसमें से हरीश को 15,000 चुका दिया, हमने उसको पे कर दिया 15,000। तो अब वो हमारे कितना पैसा मांग रहा है? 15,000, जिसको हम बोलते हैं ड्यू। ड्यू यानी बाकी है। अब हम क्या कह रहे हैं? अंतिम भुगतान में मतलब फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट के अंदर आप उसे 14,700 रुपए दे रहे हो। फाइनल पेमेंट का मतलब होता है अब आप उसे 1 रुपया भी नहीं दोगे। कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके 1,052 रुपए हो गए, या आपके कोई व्यक्ति 1,250 रुपए मांग रहा है, आप उसे 1,200 रुपए देके कहते हो कि बस अब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मतलब ये नहीं कहा जाता है कि चलो हमारे 50 रुपए बाकी है, मतलब ये होता है वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि 50 रुपए आपको उसने डिस्काउंट दिया है। तो जहां आपका पूर्ण भुगतान, ये वर्ड नजर आता है, पूर्ण भुगतान या अंतिम भुगतान, और इसमें यदि पेमेंट कम है, पूर्ण भुगतान या अंतिम भुगतान में पैसा कम दिया है, दैट मीन्स इट इज डिस्काउंट। उसका मतलब ये हमारा डिस्काउंट होगा। तो हरीश आपके लिए 15,000 मांग रहा था, आपने उसको फाइनल पेमेंट करते हुए 14,700 दे दिया और ये कहा अब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो मुझे बताओ आपने कितना कम पैसा दिया है? कितना पैसा कम दिया है? आपको देना था 15,000, आपने दिया 14,700 रुपए। कितना पैसा कम दिया? बोलो कितना पैसा कम दिया है? बेटा छोटी सी कैलकुलेशन है, इतनी तो आप कर सकते हो। 15 में से 14,700 गया, पीछे बचता है 300 रुपए। विदाउट कैलकुलेशन आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकोगे, मैं पहले कह देता हूं। तो आपके पास 15,000 देने थे, 14,700 दिए, मतलब आपने 300 रुपए कम दिया है, और ये 300 रुपए आपके लिए डिस्काउंट होगा। ये 300 रुपए डिस्काउंट होगा। तो अब मुझे ये बताओ आपके यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए हैं? पहला हरीश, दूसरा कैश, तीसरा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट होगा लॉस होगा? यहाँ आपका डिस्काउंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट वेरी नाइस। प्रॉफिट डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? आपका प्रॉफिट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट क्रेडिट। गलती से भी डेबिट ना करें। प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। नाउ 22 नवंबर एंट्री है आपकी। नवंबर 22 को हरीश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम हरीश को पैसा दे रहे हैं, हरीश पाने वाला है। टू कैश, क्योंकि कैश जा रही है, और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट हो गया। हरीश हमारे 15,000 मांग रहा था, हमने 14,700 दिया है, 300 रुपये आपका डिस्काउंट हो गया। नरेशन लिखोगे बीइंग कैश पेड टू हरीश, हरीश इन फाइनल पेमेंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई।
नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, बेटा एक काम कीजिएगा, इससे आगे हम अगली क्लास में समझते हैं। ये सवाल बड़ा है, टाइम कम है, इसकी लेजर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉरी करेंगे। फिलहाल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सभी एंट्रियों का, ताकि आपको नोटबुक में लिखने में आसानी रहेगी। एक पेज ये है, एक पेज ये है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट इससे आगे हम अगली क्लास में समझते हैं।